गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी लास्ट क्लास में मैंने आपको स्वास्थ्य और उसकी त्रिस्तरीय रचना के बारे में समझाया था। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँगी बुक के टॉपिक पे आने से पहले कि हमारे देश में जो भारत में जो स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं उसमें हमारे भारत में 70% से अधिक जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो निजी क्षेत्रों के हाथ में है। तो प्रत्येक व्यक्ति चाहकर भी उन क्षेत्रों तक नहीं पहुंच पाता है क्योंकि उनके अंदर उनके एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा होते हैं कि वो उस सुविधा का लाभ उठाने से वंचित रह जाता है। और इसके अलावा भारत में जो 60% डिस्पेंसरीज हैं वो भी हमारी प्राइवेट सेक्टर चला रहे हैं। तो निजी क्षेत्र में जो है 80% बाहरी मरीजों को और सिर्फ 46% जो है हम आंतरिक मरीजों को, बाहरी मरीजों समझते हो ना, जिसमें आप ओपीडी लेके जाते हो, अगर आपको कोई चेकअप कराना हो तो जाते हो कि जो ओपीडी में जाके हमें कार्ड बनवाना है। और अंतः मरीज वो होते हैं जिनको एडमिशन की ज़रूरत होती है और हॉस्पिटल के अंदर उन्हें एडमिट किया जाता है। तो इन सब सुविधाओं को देखते हुए हैं हम ये देखते हैं कि भारत में जो स्वास्थ्य की देखरेख में सामुदायिक और गैर लाभधारक संस्थाएं का काफ़ी योगदान है। कि भारत की एक अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था को हम देखें तो एक अच्छी स्वास्थ्य देखरेख व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू सामुदायिक भागीदारी होती है। इस विचार से कार्य करता है कि लोगों की प्राथमिक देखरेख प्रबंधन प्रशिक्षित और सम्मिलित किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए भारत के अहमदाबाद में सेवा और नीलगिरी में एकॉर्ड जैसे एनजीओ कार्यरत हैं। कि इसके लिए अगर हम स्वास्थ्य देखरेख के बारे में देखें तो कई एनजीओ का बहुत बड़ा योगदान है जिन्होंने अपनी संस्थाएं चलाई हुई हैं और देखरेख के लिए स्वास्थ्य की वो अच्छी सुविधाएं प्रदान करती हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि भारत में जो वैकल्पिक अन्य अपने सदस्यों के लिए वैकल्पिक स्वास्थ्य देखरेख निर्मित होते हैं जिससे कि कम लागत और उचित देखरेख उन्हें प्रदान की जाए। तो जैसे कई हॉस्पिटल जैसे एम्स वगैरह हैं, ऐसों का जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उनका निर्माण भी कई स्टेट्स में किया जा रहा है जिससे कि वहाँ पर नागरिकों को कम खर्च में अधिक से अधिक सुविधा दी जाए। एक दूसरा इस टॉपिक में इम्पॉर्टेंट इस चैप्टर में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है भारत में चिकित्सा पर्यटन। आपने पर्यटन का नाम तो सुना होगा कि मोस्टली हमारे देश में बहुत से बाहरी देशों के लोग जो हैं हमारे देश में, किसी कोई ताजमहल देखने आता है, लाल किला देखने आएगा, कुतुब मीनार देखने आता है, छत्तीसगढ़ आदि वगैरह के कई ओल्ड जो हमारी हिस्ट्री है उनको देखने आते हैं। परंतु भारत में चिकित्सा पर्यटन भी बहुत आते हैं। वो क्यों आते हैं? क्योंकि भारत में जो चिकित्सा की सुविधाएं हैं वो अन्य देशों के कंपैरेटिवली बहुत सस्ती हैं, उनकी लागत कम है। तो विदेशों से बहुत से नागरिक ऐसे हैं जो हमारे देश में जो चिकित्सा की सुविधाएं हैं वो भी आधुनिक तकनीक से होती हैं। कि चिकित्सा का क्षेत्र हमारा टेक्नोलॉजी के रूप में बहुत अच्छा डेवलप है जिससे कि बाहर के विदेशों के नागरिक अपनी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निदान करने के लिए या भारत की स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाते हैं क्योंकि ये कम कीमत में हो जाती हैं। जैसे भारत में विदेशों में सर्जरी, लिवर ट्रांसप्लांट या दांत वगैरह का ट्रीटमेंट बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो मोस्टली जो विदेशी नागरिक चिकित्सा की दृष्टि से भारत में आते हैं उन्हें हम कहते हैं चिकित्सा पर्यटन, मेडिकल टूरिज्म इन इंडिया। मेडिकल टूरिज्म इन इंडिया क्या हुआ कि वह विदेशी जो अपने चिकित्सा की सुविधा प्राप्त करने के लिए भारत में आते हैं उन्हें हम चिकित्सा पर्यटन कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन आती है, थोड़ा सा इस कंसेप्ट को ध्यान में रखिएगा। अब अगर हम देखें तो भारत में हमारी चिकित्सा की पद्धतियाँ कितनी होती हैं। भारत में जो चिकित्सा की पद्धतियों का एक नाम दिया गया है जिसको हम कहते हैं आयुष। आयुष ये नहीं है कि जो आपके आयुष हॉस्पिटल खुलेंगे। आयुष का मतलब होता है आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा, प्रकृति चिकित्सा और होम्योपैथिक। इन सारी तकनीकों से मिलाकर आयुष का निर्माण हुआ है और इसी के आधार पर कई हॉस्पिटल्स भी बनाए गए हैं कि जहाँ पर ये सारी सुविधाएं प्राप्त की जा सकें। अब इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि भारत में जो स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव के कारण
आधारिक संरचना में क्या संकेत होने चाहिए हमारे देश में। मोस्टली अगर हम देखा जाए तो अगर जीवन प्रत्याशा दर जो होती हैं, ये 3-4 डेफिनेशंस आपको आधारिक संरचना को क्लियर करने में मदद करेंगी। कि सबसे पहली होती है जीवन प्रत्याशा दर। जीवन प्रत्याशा दर वह होती है कि किसी देश में औसतन नागरिक कितनी लंबी आयु तक जीते हैं। तो भारत में यह 70 वर्ष के नियर अबाउट है, जबकि वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये 90-95 से अबव है। इसलिए कि वहाँ पर एनवायरनमेंट या वहाँ का वातावरण, वहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं या सरकार द्वारा नागरिकों को प्रदान करने वाली सुविधाएं भारत से कहीं अधिक अच्छी हैं। इसके अलावा शिशु मृत्यु दर, भारत में शिशु मृत्यु दर भी अधिक है, क्योंकि शिशु मृत्यु दर वह मृत्यु दर होती है कि जिसमें कोई बच्चा अपना प्रथम जन्म दिवस ना मना पाए, प्रथम जन्म दिवस तक वो जीवित ना रह पाए। पैदा होते ही या उसके 3-4 महीने बाद या 1 साल के अंदर अंदर अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसे हम कहते हैं शिशु मृत्यु दर। इसके अलावा आती है बाल मृत्यु दर। बाल मृत्यु दर के अंतर्गत वे बालक आते हैं जो 5 साल से ज़्यादा जीवित नहीं रह पाते। 5 साल के अंतर्गत उन्हें किसी बीमारी के कारण या कुपोषण के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। चौथी हमारे देश में समस्या आती है मातृत्व मृत्यु दर। कई बार जितनी भी लेडीज़, काफ़ी लेडीज़ ऐसी होती हैं जो अपने बच्चे को जन्म देने के समय उनकी मृत्यु हो जाती है, या जन्म देने के कुछ माह के बाद उनकी केयर नहीं हो पाती है और वो स्वास्थ्य की दृष्टि में गिरती चली जाती हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उसे हम कहते हैं मातृत्व मृत्यु दर। तो इन सब मृत्यु दर की जो संभावना है, की जो स्थिति है भारत में, काफ़ी अन्य देशों की तुलना में अधिक है। तो इन सब के पीछे क्या कारण है कि भारत में हमारी जो आधारिक संरचना है उनके क्या संकेत हैं। सबसे पहले बात तो हमारा देश जो है स्वास्थ्य क्षेत्र पर अपनी जीडीपी का केवल 4.8% ही खर्च करता है, जो कि एक बहुत कम है, अन्य विकसित देशों की तुलना में बहुत कम है। जबकि भारत को अगर हम देखें तो हमारे देश में भारत दुनिया में जनसंख्या का 17% बड़ा देश है। मतलब सबसे अधिक जनसंख्या भारत में है। फर्स्ट नंबर पे चीन है, सेकंड नंबर पे भारत है। अगर हम देखा जाए तो क्षेत्रीय दृष्टि से ही भारत फर्स्ट नंबर पे होगा, क्योंकि चीन का जो भौगोलिक क्षेत्र है वो काफ़ी बड़ा है कंपैरेटिवली भारत से। परंतु भारत में जनसंख्या का जो है 17% जनसंख्या दुनिया की भारत में है, और यहाँ पर वैश्विक भार 20% को सहन करता है। विश्व वैश्विक भार मतलब ये जीडीपी नहीं है, ये आपका है जीबीडी, ग्लोबल बर्डन डिसीज़ की। जितना हमारे देश में 20% लोग, जो अगर 17% हमारी भारत की जनसंख्या वर्ल्ड में है, तो हमारे देश के लोग वो 17% में से भी 20% लोग ऐसे हैं जो बीमारी से घिरे हुए हैं। तो जीबीडी जो है एक ऐसा संकेत है जो कि किसी निर्दिष्ट रोग के कारण आकस्मिक मृत्यु की संख्या और उसी रोग के कारण एक व्यक्ति कितने समय तक या कितने लंबे समय तक बिना कार्य करे जीवित रहता है, उसे हम जीबीडी कहते हैं। और भारत में सबसे अधिक जीबीडी है, जीबीडी का बोझ जो है वो भारत के अंदर है, क्योंकि भारत में बहुत से संक्रामक बीमारियां जैसे अतिसार है, मलेरिया है, टीबी है, अब ऐसे कोविड चल रहा है। तो ये ऐसी संक्रामक बीमारियां जिनके कारण कि भारत में जीबीडी का जो परसेंटेज है वो अधिक है। अभी मैंने आपको शिशु मृत्यु दर भी बताई थी कि 5 लाख बच्चे जो हैं भारत में मैक्सिमम पानी की बीमारियों के कारण, पानी से उत्पन्न होने वाले बीमारियों के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। कई बच्चों को कुपोषण होता है, टीका नहीं प्राप्त मात्रा में मिल सकता है। इसी तरह ये सारे के सारे जो कारण हैं हमारी स्वास्थ्य आधारिक संरचना को डिफाइन करते हैं कि भारत में जो स्वास्थ्य की आधारिक संरचना है वो इतनी अधिक उन्नत या अच्छी नहीं है। तो इसके लिए हमारी सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए कि भारत को की आधारिक संरचना की अगर हम आलोचनात्मक समीक्षा करें
सबसे पहला ये होना चाहिए कि हमें स्वास्थ्य सेवाओं का जो वितरण है वो असमान वितरण होता है, क्योंकि अधिकतर संख्या में जो हमारे देश के नागरिक हैं वो ग्रामीण में रहते हैं, और ग्रामीण क्षेत्रों में इतनी अधिक स्वास्थ्य की सुविधाएं अभी तक विकसित नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें पूरी तरह से स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाता, या उनके पास अवेलेबल ही नहीं होती हैं, तो वो मृत्यु उनकी हो जाती है। इसके अलावा संक्रामक बीमारियां, हमारे देश में संक्रामक बीमारियां कई बार ऐसी आती हैं कि उनका इलाज ही नहीं हो पाता है। जैसे कुछ समय पहले प्लेग फैली थी, फिर चिकनगुनिया है, मलेरिया है, ऐसी बीमारियां जिनका इलाज समय पर नहीं हो पाता है, जिससे कि हमारी आधारिक संरचना इतनी प्रॉपर सुविधाएं प्रदान नहीं कर पाती है। फिर इसके बाद खराब सफाई सुविधाएं, हमारे देश में सफाई के लिए भी लोगों के अंदर इतनी जागरूकता नहीं है। पहले तो देखिए लोगों के घरों में टॉयलेट्स ही नहीं होते थे, उन्हें शौचालय के लिए बाहर जाना पड़ता था, परंतु कुछ वर्षों से हमारे देश में इन सुविधाओं को प्रदान करा गया, थोड़ा अवेयर करा गया लोगों को। तो एक खराब स्वास्थ्य सफाई सुविधाएं भी हमारे स्वास्थ्य आधारिक संरचना को उस पूरी तरह से नहीं विकसित कर पाती हैं। फिर उसके बाद मानव शक्ति का अभाव, कि हमारे पास जितनी हमारी जनसंख्या है उतने उसके अकॉर्डिंग हमारे पास इतने वर्कर ही नहीं हैं कि इन सारी सुविधाओं को हम सुचारू रूप से लोगों तक पहुंचा पाएँ। और एक सबसे बड़ा कारण होता है कुपोषण। कुपोषण मतलब भारत में इतनी गरीबी है कि लोगों को, बहुत से बच्चों को तो एक पर्याप्त मात्रा में संतुलित भोजन ही नहीं मिल पाता, जिनके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। और कुछ आता है कि निजी क्षेत्र की भूमिका। निजी क्षेत्र की भूमिका से हमारा तात्पर्य है कि जो निजी क्षेत्र के हॉस्पिटल्स होते हैं या निजी क्षेत्र की स्वास्थ्य सुविधाएं होती हैं, उनके वैल्यूज़ या उनके रेट इतने अधिक होते हैं कि आम आदमी उनका सुविधाओं का लाभ उठा नहीं पाता है। अब इन आधारिक संरचनाओं को आर्थिक विकास के लिए क्या करना चाहिए कि आधारिक संरचना के आर्थिक विकास के लिए पिछले कुछ दशकों में भारत के आर्थिक संरचना के निर्माण में महत्वपूर्ण प्रगति करी है, और अब जो है ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में काफ़ी स्वास्थ्य सुविधाओं को विकसित किया गया है। और ग्रामीण भारत के बहुत से हिस्सों में अभी भी बहुत अच्छी सड़कें और दूर संचार और अस्पताल प्रदान किए गए हैं। जैसे जैसे भारत आधुनिकता की ओर बढ़ता है, गुणवत्ता का आधार बढ़ता रहता है, और इसी तरह आधारिक सुधारों के बाद निजी क्षेत्र और विदेशी निवेशकों को भी बहुत सी रियायतें और सुविधाएं प्रदान किए जाते हैं, ताकि आधारिक संरचनाओं की सुविधाओं में निवेश अधिक किया जाए और उनको और अधिक बेहतर बनाया जाए। तो इसके साथ ही आपका चैप्टर ख़त्म होता है।